हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन को। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज़। ठीक है, हमारी सभी कंट्रीज़ जो आपस में कनेक्टेड है। कैसे? किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। वो नेटवर्क इस्टेब्लिश किसने किया है? ये सारा काम क्या है? हमारी एमएनसीज़ ने। एमएनसी हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है जिन्होंने क्या किया है? किसी कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे अपनी कंपनी लगाई है, अपनी इन्वेंट्री लगाई है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? कम पैसे के अंदर सामान बना के उसको हायर मार्जिन पे बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये एमएनसीज़ का काम है और एमएनसी के इसी काम ने जो है ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया है, जिसके चलते आज सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है और हमारे एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश हो रखा है। ठीक है, इसको हम एक फोटो से समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है? कहीं इन्वेस्टमेंट लगाती है, कहीं इन्वेंट्री लगाती है, कहीं कुछ लगाती है, जहाँ से कि क्या कर सके हम आपस में ट्रेड वगैरह कर सकें। इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस पूरा करा किसने? ये हमारी एमएनसीज़ ने, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने किया है। अच्छा, एमएनसीज़ क्या होती है? इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। एमएनसीज़ कौन कौन सी? जैसे कि अपना अमेजन है, ठीक है, टोयोटा है, वॉक्सवैगन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, आपका एटी&टी है, आपका होंडा है। ठीक है, तो ये सभी कंपनीज क्या एमएनसीज है? ये एक जगह काम नहीं करती, ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर काम करती है। जगह जगह पे इनकी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, किसी कंट्री में हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो, तो ऐसी जगह प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाती है जहाँ पे कम पैसे में सामान बनाया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, ऑफकोर्स एमएनसीज हमारी प्रॉफिट के लिए ही बनती है और एमएनसीज के चलते ही आज की डेट में हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और आज भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही डिस्कस हम करेंगे चैप्टर के अंदर। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। ग्लोबलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि होता क्या, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी लगाई जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जिससे कि आपस में वो कनेक्टेड हो सके। एमएनसीज हमने देखी भी क्या होती है। एमएनसीज कौन सी कंपनी है जो कि बहुत सारे प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और सिर्फ एक नेशन में नहीं, बहुत सारे नेशन में, यानी एक कंट्री में नहीं होती, अलग अलग कंट्रीज के अंदर एमएनसीज देखने को मिलती हैं। एमएनसी क्या करती है? अपने ऑफिस लगाती है, अपनी फैक्ट्रीज लगाती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ऐसी जगहों पे लगाती है जहाँ पे उनको सस्ती लेबर मिल सके, यानी कि कम पैसों में काम भी हो जाए और बाकी रिसोर्सेज भी सस्ते दाम पे मिल जाए। अच्छा, इससे होता क्या है कि वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकती है और एमएनसी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऐसे एरियाज ढूंढते हैं जहाँ पे उनको सस्ते में लेबर मिल जाए, रिसोर्सेज आराम से मिल जाए और जहाँ से वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप पैसा लगाते हैं। मान लो आपको बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस के लिए आप क्या करते हैं? मान लो आपको कंपनी लगानी है, उसके लिए तो आप क्या करते हैं? पहले लैंड खरीदते हैं। आपने लैंड खरीदी, अब लैंड पे आप बिल्डिंग भी बनाएंगे। ठीक है, आपको उसके अंदर मशीन्स भी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अब यही वाली इन्वेस्टमेंट है जब ये हमारी फॉरेन कंपनीज यानी जो एमएनसीज वगैरह करती हैं, तो इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेप्ट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हमारी एमएनसीज पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या है? मतलब किन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह मिल जाए, एक कंपनी होगी, ऑफकोर्स एक कंपनी होगी, ठीक है, जो कि पैसा वगैरह जनरेट करेगी उससे। अब एसेट्स में क्या होता है? देखो, कैश तो हमारा ऑफकोर्स एक एसेट, आपके पास कितना पैसा होता है बिजनेस के अंदर, आपका एसेट ही होता है। इन्वेंट्री आपकी क्या है? आप क्या प्रोडक्शन बनाएंगे, सामान क्या होगा आपका, वो सब कुछ इन्वेंट्री है आपकी। ठीक है, बिलिंग वगैरह करेंगे उसकी। मशीन्स कौन कौन सी स्टैब्लिश करेंगे, बिल्डिंग कैसी होगी आपकी, और कॉपीराइट क्लेम्स भी आप खरीदते हो। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कुछ प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे ना कि दूसरी कंपनीज की कॉपी करें, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कॉपीराइट्स भी ले लेते हैं, तो ये भी आपका अंडर एसेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, और एसेट्स के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले इतना हमें पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, एमएनसी क्या करती है? ऐसे एरियाज में लगाती है जहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बच सके। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये पहला पॉइंट। और देखो, करते क्या है, जो लोकल कंपनीज पहले से अवेलेबल हैं उनके साथ ये टाई अप कर लेती हैं, उनके साथ कनेक्शन बना लेती है, उनके साथ में प्रोडक्शन यूनिट खोल देती है। और कई बार ये लोग ऐसा भी करते हैं कि जो लोकल कंपनीज रहती है ना पहले से, उनको खरीद भी लेते हैं, जिससे कि अपनी एमएनसीज का साइज बड़ा कर सके। अपने एमएनसीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोकल कंपनीज को अपने अंडर ले लेती है, क्योंकि लोकल कंपनीज में इतनी जो है पावर नहीं है कि वो इन एमएनसीज के खिलाफ खड़ी हो सके या उनसे बैटल कर सके। देखो, कई बार होता है कि जो एमएनसीज होती है, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस करती है स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ में। करती है क्या उस केस के अंदर कि उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, प्रोडक्ट को सेल कर सके हायर रेट में अदर कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो एक जगह से सामान सस्ते में बनाया, दूसरी जगह जाके महंगे बेच दिया। आगे बात करते हैं। देखो, लोकल कंपनीज़ को भी ऑफकोर्स फ़ायदा होता है, लोकल कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है इनके साथ कोलैबोरेट करने से। क्यों? क्योंकि एमएनसीज़ के पास जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसा उनके पास, तो नई मशीनें जल्दी खरीद सकते हैं फास्टर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और एमएनसीज़ जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करती हैं, जो कि हो सकता है लोकल कंपनीज़ के पास ना हो, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एमएनसीज़ के अंदर। देखो, फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड क्या मतलब होता है इसका कि गुड्स
ठीक है, गुड्स का एक्सचेंज करना, यानी जो भी सामान है उसका एक्सचेंज करना, उसकी परचेज करना, सेल करना अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब है कि हमारा पूरा वर्ल्ड है और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड चल रहा है, इसी को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, आप इंडिया से सामान चाइना भेज सकते हैं और चाइना से सामान इंडिया आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फॉरेन ट्रेड है, जो कि हमारे ऑफकोर्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके किया जाता है। देखो जो गुड्स होते हैं हमारे, वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, अब डिपेंड कैसे करता है कि हम कौन सा गुड्स चूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। तो जिसकी डिमांड होती है वो ज़्यादा बिकता है मार्केट के अंदर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो जो सिमिलर गुड्स होते हैं डिफरेंट, देखो मान लो कि एक ही टाइप का सामान है। ठीक है, एक एक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरी कंट्री में भी एक्स प्रोडक्ट है। अब होगा क्या, हमारी कंट्री में इसका प्राइस कुछ और है, दूसरी कंट्री में कुछ और है। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते होता क्या है कि हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है, और कंपैरिजन के चलते होता क्या है कि इनका प्राइस ऑलमोस्ट हमें सिमिलर देखने को मिल सकता है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। जो प्रोड्यूसर होते हैं अलग अलग देशों के, वो आपस में कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, एक कंट्री का प्रोड्यूसर है, दूसरी कंट्री का प्रोड्यूसर आपस में कम्पीट कैसे करते हैं, क्योंकि उनके प्राइसेस उनको पता लगते रहते हैं। राइट, हम ग्लोबलाइजेशन जा चुके हैं, हमारा फॉरेन ट्रेड हो रहा है, तो हमें सब कुछ आइडिया रहता है। जिससे कि भले ही वो लोग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज अलग है, एक इंडिया में रहता हो एक चाइना में रहता हो, पर उनको पता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या कीमत है। ठीक है, उससे वो कम्पीट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देखो एमएनसीज ने ऑफकोर्स ग्लोबलाइजेशन बढ़ाया है, तो किस तरीके से बढ़ाया है, देखो गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता है ग्लोबल लेवल पे लेके आए, इन्वेस्टमेंट डाली, टेक्नोलॉजी डाली, लोगों को डाला काम के अंदर। ठीक है, एमएनसी क्या करता है, पूरे फॉरेन ट्रेड पे फोकस करता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बात करते हैं रोल ऑफ आईटी, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ मिलती है हमें, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन्स हो गया, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्सेस। ठीक है, जो हमारा ऑफ कोर्स देखो यार, कम्युनिकेशन के बिना कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कम्युनिकेट किया आपस में, कम्युनिकेट करके क्या किया, अपने एमएनसीज के अंदर काम किया, तो उससे ऑफकोर्स एमएनसीज का फायदा हुआ। हम लोग तो आज भी वैसे के वैसे ही है, खैर छोड़ो वो एक अलग टॉपिक है। देखो जो रिमोट एरिया जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, वहाँ भी हमारा कम्युनिकेशन तो पहुँच सकता है ना, हम फ़ोन करके बात कर सकते हैं किसी से। ठीक है, तो आईटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है। और ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस डिवाइसेस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति जो है इन्फॉर्मेशन को ले भी सकता है, शेयर भी कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका इसके अंदर एक एग्जांपल है, वॉइस मेल आपका एग्जांपल है। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि इनकी कीमत बहुत कम है और आप इजीली इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आईटी वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर बिना बात किए, बिना नेटवर्क बनाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो आईटी ने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हमारी। आगे बात करते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है, तो इसको पहले यहाँ समझते हैं। देखो कुछ ना ट्रेड बैरियर्स होते हैं, बैरियर मतलब होता है जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी भाई अगर किसी को बाहर से ट्रेड करना है तो उसको हमारे ये लॉज जो है फॉलो करने पड़ेंगे। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे उस टाइम पे, आरबीआई के द्वारा भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते थे। तो रूल्स वगैरह बाद में क्या किए थे, काफ़ी कम कर दिए गए थे। अच्छा देखो छोटा सा डिफरेंस है, लिबर्टी होती है जब आपकी खुद की आज़ादी होती है, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ पर्सन, और लिबरलाइजेशन होता है, इसका मतलब होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसा मार्केट अवेलेबल कराना जिसके अंदर हर कोई इजीली जो है ट्रेड वगैरह कर पा रहा है। हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में हुआ था, जिसके बाद जो बहुत सारी कंपनी जो है इजीली ट्रेड कर पा रही थी हमारी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो देखो ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, ट्रेड बैरियर होते हैं वो ऐसे रूल्स वगैरह लगा देती है गवर्नमेंट, जिससे कि ट्रेड वगैरह में दिक्कत आती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती है, जिससे कि वो फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर सके। ठीक है, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए तो बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन अब हट गए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर किस लिए बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे, मतलब पहले बनाए क्यों गए थे एक्चुअली, प्रश्न ये उठता है। ठीक है, तो वह क्या, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि देखो बहुत सारी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी कंट्री में आ रही थी, और फॉरेन का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, फॉरेन वाले हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे, तो हमें पता था कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, उनके सामने ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, जिससे कि बाहर वाले लोग यहाँ आ ना पाए और हम लोग अपने में ही खुश रहें। ठीक है, लेकिन एट द एंड हमें समझना पड़ा कि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा अब हमारे फॉरेन कॉम्पिटिशन के सामने। इस वजह से ट्रेड बैरियर्स को भी हटाना पड़ा, एंड फाइनली हम लोग हार चुके हैं। ठीक है, अगर देखो यही जो कंपटीशन है ना फॉरेन से जो मिल रहा था हम लोगों को, ये क्रिपल्ड कर देता हमारी न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया को। कहने का मतलब है यहाँ जो भी इंडस्ट्री आने वाली थी उसको तहस नहस करके छोड़ता है बिल्कुल। ठीक है, यही एक रीज़न है कि हम लोग चाइना से इतना सारा सामान ले रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए। तो आगे बात करते हैं चेंज के बारे में। ठीक है, अच्छा इससे मतलब फ़ायदा क्या हुआ वो भी तो हमें समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो रिमूविंग बैरियर से हुआ क्या,
ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? लिबरलाइजेशन। ऑफ कोर्स हमने ये समझ चुके हैं इसको हम। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो ग्लोबल कंपटीशन को थोड़ा बहुत फेस करें, ठीक है। तो इसलिए भी जो है लिबरलाइजेशन किया गया था, इससे कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी पता चले कि कंपटीशन है क्या। स्पेलिंग गलत है, देखो कंपटीशन से होता क्या है, ऑफकोर्स आपकी जो गुड्स की क्वालिटी है इंप्रूव करती है। मान लो आप एक्स प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने उसके अंदर कुछ खासियत डाली है, तो दूसरी कंपनी होगी वो सोचे कि आपसे बेटर बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद इंप्रूव करेगा। अच्छा, इससे होता है क्या, लोगों के लिए फ़ायदा है, उनको जितना अच्छा सामान मिलेगा उतना उनके लिए बेटर है। अब देखो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने कि इसमें सपोर्ट किया, जिसमें अपना पहला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम यही था कि जो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये रहा हमारा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ये रहा। ये कहाँ पे है, ये इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये अपना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्रेड में जो भी विवाद वगैरह होते हैं उनको सुलझाना, ठीक है। और ट्रेड नेगोशिएशंस मतलब जो भी मोल भाव वगैरह किए जाएंगे, किस तरीके से ट्रेड होगा, उसके ऊपर रूल्स वगैरह बनाना, ये सारा काम ये करती है WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन से फ़र्क क्या पड़ा, ठीक है। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हर चीज़ के, तो दोनों के दोनों समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो पॉजिटिव तो ये हुआ कि नए नए गुड्स बनने लग गए, बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स मिल गई कंज्यूमर्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनने लग गए, कम प्राइसेस में मिलने लग गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। नई नई जॉब्स बनने लगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ऑफ कोर्स नई MNCs आएंगी तो उनके अंदर जॉब्स मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लोकल कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो क्या कर रही थी, रॉ मटेरियल्स अपना सप्लाई कर रही थी इंडस्ट्रीज़ को, तो उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, ठीक है। कुछ टॉप इंडियन कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, इन्फोसिस हो गई, रैनबैक्सी हो गई, ठीक है, ये MNCs बन गई। हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसी कंपनीज है जो कि MNC बनी हुई है, जैसे कि टाटा मोटर्स है अपनी, इन्फोसिस है, ठीक है। और कुछ लोकल कंपनीज थी उनको भी फ़ायदा हुआ, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर पाई, ठीक है, और नई प्रोडक्शन के मेथड समझ पाई। बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या थे। देखो ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कहने का मतलब है हम रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे ही ना शायद, ठीक है। अब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इनकम के अंदर। कैसे, देखो अलग अलग कंट्री के अंदर लोग अलग अलग पैसा कमाएंगे, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, ठीक है। तो वो एक नुकसान देखने को मिलेगा हमें। हो सकता है आप सेम पोस्ट पे काम कर रहे हो, बट समवन इज अर्निंग मोर इन अमेरिका rather देन इंडिया, ठीक है। इट में लेड टू अ ग्रेटर डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन एडवांस कंट्रीज। देखो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो निर्भर करेंगी किन पे, एडवांस कंट्रीज के ऊपर, जैसे हम लोग करते हैं चाइना के ऊपर बहुत सारे सामान के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेबर लॉज, देखो जो हमारे लेबर जो मिलती है हमें, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, बहुत सारे लॉज में जो फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है, चाहे उनकी सिक्योरिटी को लेके कह लो, ठीक है, चाहे उनकी वेजेस को लेके कह लो, तो ये जो नुकसान करता है उनको बहुत ज़्यादा। कट इन फार्म सब्सिडीज़, ठीक है, और क्लोजर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपको देखो यार, छोटी छोटी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होंगी, वो तो बंद ही हो जाएंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ये पॉइंट रहेगा। देखो कट इन फार्म सब्सिडीज़ का मतलब होता है जो फार्मर्स को जो सब्सिडीज़ वगैरह मिलती थी, पैसे वगैरह मिल रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। देखो अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, अगर हम इंश्योर करेंगे सबका बेनिफिट हो रहा हो, तो ये बहुत ही एक बेटर चीज़ है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होनी चाहिए थी कि जहाँ पे सिर्फ रिच और पावरफुल को फ़ायदा ना हो, बल्कि सबको फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रॉपरली जो है इंश्योर की जा सके, जैसे कि वर्कर जो है सही से काम कर सकें और अपना जो भी उनका वेज वगैरह उनको प्रॉपरली मिल सके, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिनसे कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और वो जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इनफ बन सके, जिससे कि वो मार्केट में कम्पीट कर सकें एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स जो है अभी भी लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है, जिससे कि हमारा जो है कंपटीशन सेफ रहे। बट स्टिल अब देखो यार, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और नेगोशिएट कर सकते हैं WTO से कुछ और फेयर रूल्स के लिए, जो कि रूल्स हम और बेटर कर सकते हैं। ऑफकोर्स देखो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, अभी भी रूल्स में बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलेंगी, जो कि आने वाले समय में सुधार की जा सकती हैं। और देखो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हमें पता है ना, तो कोशिश इस तरीके से होनी चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मतलब अलाइन किया जा सके, क्योंकि जो डेवलप्ड है वो तो पहले से आगे निकली हुई है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कैसे फाइट करेंगे उनसे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स वगैरह प्रोटोकॉल सेट करने चाहिए, जिससे कि सबको जो है बराबर अधिकार मिल सके मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत छोटा सा है, इसमें यही थोड़े बहुत टॉपिक्स थे, तो चैप्टर कवर हो चुका है आपका। आपको इसके नोट्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल लें और इसको अच्छे से पढ़ लें आप, ठीक है।
तो एक पेज पे निकल जाएगा। अगर आप सिर्फ इसको और इसको निकालते हैं, फर्स्ट और थर्ड पेज को, आप ये सेकंड जो है फोटोज़ वाला पेज इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो बाकी और भी चैप्टर्स की वीडियोस वगैरह डली हुई है चैनल के ऊपर, तो आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स को हम जो है बहुत कम टाइम के अंदर कवर कराते हैं आपको इसी तरीके से, और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम इनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर जो ओवरव्यू मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।